हम अपना परसेप्शन कैसे चेंज करें, दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं। खान साहब ने कहा कि हमने बाकायदा इस पर एक सेशन किया कि हमसे दूसरों को क्या दिक्कत है या वो क्या चीज़ें नापसंद करते हैं। हम इस हद तक कड़वी बात सुनने को तैयार ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि हम रोल रिवर्सल करें या इम्प्रूवमेंट लाएं। हम लोग अपने जूम मीटिंग्स में जो 2 साल हमने किए उनमें लगातार इस पर बात करते रहे कि जो आइडेंटिटी का जो सवाल है, जिसमें मुस्लिम लोकेलिटीज़, मुस्लिम गेटोज़, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ का जो नज़ारा है, हम उस पर क्या कर सकते हैं। आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली वालों को तो खुद बहुत पता है कि दिल्ली के जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनके मसाइल क्या हैं। मैं 2 मिसालें दूंगी और मैं इस बात से जोड़ना चाहती हूँ कि कैसे हमने खुद अपने लिए क्या किया है, उसमें किसी सरकार का कोई रोल नहीं है। मेरी एक मिलने वाली हैं और सामाजिक कारकुन हैं, एक्शन एड से जुड़ी हुई हैं, नाम नहीं लूँगी उनका आज। उन्होंने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर कई बार गुहार लगाई कि मैं एक मिक्स सोसाइटी में रहना चाहती हूँ, मुझे मुसलमान होने की वजह से कोई अच्छी सोसाइटी में किराए पर मकान नहीं दे रहा। वो कलकत्ता से आई हुई हैं यहाँ, और उन्होंने बार बार, तो मैंने उनसे पर्सनली पूछा कि आपको जब मकान नहीं मिल रहा है तो आप किसी मुस्लिम एरिया में रह लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुस्लिम एरिया में नहीं रहा जा सकता। मैंने कहा भाई क्यों? बोले नहीं, आप तो जानती हैं, आप तो खुद मुस्लिम एरिया में रहती हैं, मुस्लिम एरिया में नहीं रहा जा सकता। आप अंदाज़ा कीजिए इस अलमिया का, इस ट्रेजिडी का। एक मुसलमान एरिया में रहना नहीं चाहता है, और जिस वजह से वो वहाँ नहीं रहना चाहता है, उन्हीं खसलतों का जो नज़रिया बन गया है समाज में, उसी वजह से उसको एजुकेटेड सोसाइटीज़ में जगह नहीं मिल रही है। वो किसी भी तरह की मराद, किसी तरह की मुरव्वत नहीं चाहती। जो 2,000 रुपये 5,000 रुपये ज़्यादा किराया देने को तैयार है, अच्छी नौकरी है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको कोई हिंदू भी अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एक रविश बन गई है। तो मुझे ये लगा कि ये क्या हुआ है कि हम ये हकीकत है कि मुस्लिम इलाकों से सबसे पहले शरीफ पढ़े लिखे मुसलमानों ने ही इलाकों को छोड़ा। अगर घर में जवान 2 बच्चियां थी तो और भी उनके लिए लाजमी था कि अब वो निकल जाएं यहाँ से। हमने कौन से हालात पैदा किए अपने लोगों के लिए, और हमने किस तरह की बस्तियाँ बनाई हैं। ओखला, आप बहुत लोग ओखला से भी आए होंगे, पढ़े लिखों का इलाका है। किसी में जुर्रत नहीं है कि वहाँ पर जो कुछ गलत हो रहा है दिन दहाड़े सरे शाम, उस पर कोई तनकीद कर सके। सब पढ़े लिखे और इज़्ज़तदार और रिसोर्सफुल मुसलमान वहाँ रहते हैं, मगर नहीं हो सकता। हिंदुस्तानियत की बात जो है वो बहुत अहम है यहाँ पर। मेरी एक और दोस्त हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनका नाम लिया जा सकता है यहाँ, आरफा खानम शेरवानी। एक बार उन्होंने अभी 1 साल पहले या 2 साल पहले होली पर उन्होंने अपना फेसबुक पर स्टेटस और तस्वीर लगाई होली गुलाल की। उनको जिस तरह से मुसलमान आईडी वाले लड़कों ने नवाजा है, जिस तरह की बातें उनके ख़िलाफ़ वहाँ कही गई हैं, मुझे हैरत हुई कि सोशल मीडिया पर जहाँ सारी दुनिया आपका बिहेवियर देखती है, वहाँ आप इस कदर बदतमीज़ी कर सकते हैं। और जब आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो आपको ये उम्मीद होती है कि यही पत्रकार रुमाना साहिबा और आरफा खानम साहिबा जो हैं, ये आपके लिए सामने आएंगी और खड़ी होंगी। तब आप ये नहीं देखते कि इनके हिजाब है या दाढ़ी है या ये किस मसलक से हैं, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो हमारा रवैया है कि अगर हिंदुस्तानियत से, भारतीयता से हम किसी भी तरह से जुड़ाव महसूस नहीं, बल्कि अब तो ये हो गया है कि खुरच के कोई भी प्रैक्टिस जो इंडियन प्रैक्टिस है वो हमारे अंदर रह गई है, तो उसको कैसे खुरच के दूर किया जाए। हम जानते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में हिंदुस्तानी का जो कल्चर था वो, उसमें पता ही नहीं चलता था कि ख़वातीन जो हैं, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनमें फ़र्क क्या है। वो उसी तरह की सीधे पल्ले की धोती पहनती थी, सर पे पल्ला रखती थी, सिंदूर लगाती थी, नई शादीशुदा लड़कियां सिंदूर लगाती थी, ये सब होता था। आज के ज़माने में आप वहाँ भी जाइए तो आपको वहाँ का फ़र्क दिखेगा कि वहाँ सब पूरा एक ख़ास तरह का अरब स्टाइल का, जो अरब कल्चरल इन्वेजन हमारे जहनों पे हुआ है वहाँ से नौकरी करके पैसा कमाने के बाद। और जाहिर है कि
मालिक ही आपका आइडियल हो जाता है, मालिक जिस तरह जीता है, फिर आपके पास पैसा आता है तो आप सोचते हैं वैसे ही जीना अच्छा होता है। तो वो जो पूरा कल्चर हिजाब का उसी तरह का है। हालांकि उससे पहले भी हिंदुस्तान में मुसलमान औरतें पर्दा वो करती थी, लेकिन अब ख़ास तरह से पर्दा किया जाएगा तभी पर्दा होगा। तीसरी बात जो इसका इफ्तिखार साहब ने बड़ा जिक्र किया, ये जो डिफीटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने लगातार हमें पिटवाया है और लगातार ये मान नहीं रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हो, अब हम लोग क्या उनसे सवाल कर सकते हैं कि जो एजेंडा सेटिंग आप करते हैं उसका नतीजा हर बार हमारी पिटाई क्यों होता है? आपको 2 दिन आगे का क्यों नहीं नज़र आता है? तो ये वाला एक जो वे फॉरवर्ड है उसमें कि हम किन ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस मानेंगे, समझेंगे, ये बहुत बुनियादी सवाल है कि इन सारे डिफीटिस्ट एजेंडा सेटिंग करने वाले लोगों से हमें जान छुड़ानी चाहिए। और जो फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं या जो आपका नज़रिया है, ज़रूरत नहीं है किसी और की, उस पर आप अमल करें। तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के इन लोगों के चक्कर में पड़े बग़ैर आगे निकल गए हैं, उनके बच्चे, उनके नौजवान बहुत अच्छा कर रहे हो। अब इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे कि पढ़ाई का मसला उतना नहीं, सबको बेदारी है अब तो अब आगे, लेकिन जो मीडिया में एजेंडा सेटिंग होती है उसका क्या किया जाए, और वो उससे ही पूरा माहौल बनता है। तो एक वे फॉरवर्ड के लिए मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। बेवजह की कंट्रोवर्सीज़ जो आती हैं, अपना रोल अदा करती हैं, हमारी जहनी पिटाई करती हैं और चली जाती हैं, उन सब पर भी गौर करने की बहुत ज़रूरत है। हिजाब की जो कंट्रोवर्सी है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल कंट्रोवर्सी पैदा की गई है। इस देश में कोई माई का लाल मना नहीं कर सकता किसी भी महिला को अपना सर ढकने के, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन वो जो क्लासरूम के अंदर गर्ल्स स्कूल में बैठने की ज़िद है, उसकी वजह से अब जो नॉर्मल पर्दा करने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो सड़क पर चलेंगी तो लगेगा कि ये किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये काम कर रही हैं, जबकि वो हमेशा से उनका तौर तरीक़ा वही रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल कंट्रोवर्सीज़ हैं, हमें इनसे भी कैसे अपने आप को अलग रखना है या उनको कम्युनिटी के अंदर बात करके कैसे निप करना है, ये एक अमल है जो सीखना पड़ेगा। हम बार बार इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ में फंसाए जाते हैं। उसके बाद जो आइडिया ऑफ कम्युनिटी है, बहुत बड़ा मेहमत 20 करोड़ प्लस का जो पॉपुलेशन है भारत के मुसलमानों का, ये आइडिया ऑफ कम्युनिटी जो है ये फॉल्टी है। ये हम लोग, वी आर ए कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है, एज अ मुस्लिम ऑल्सो और एज अ इंडियन ऑल्सो, वेदर इट इज़ हिंदू और मुस्लिम वॉट एवर। तो ये जो कम्युनिटी का है, हर जो ग्रुप है वो अपनी लोकल सिचुएशन को, लोकल प्रॉब्लम्स को लोकली हल कर सकता है। हिजाब वाले मामले में अगर CDC जो कॉलेज की थी, स्कूल की थी, अगर उससे ही बात की जाती, बड़ा लोकलाइज्ड मामला था 6-7 बच्चियों का, उसको किस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल बनाया गया। तो ये उत्तर भारत में कोई परेशानी नहीं थी, ना ये सवाल था, ना कोई मसला था। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आ गया ये। तो ये जो कम्युनिटी एक सिर्फ क्राइसिस में इस तरह से खड़ी होती है और फिर वो हमारे लीडरशिप जो है वो उसको इतना बड़ा बना देती है। और हमारे एक लीडर ने तो ये भी कह दिया कि अब मैं अपनी बच्चियों से भी कहूँगा कि वो हिजाब किया करें, यानी उनको अभी तक नहीं पता था कि ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस का हिस्सा है और अब वो कहेंगे, अब वो पॉलिटिसाइज़ करेंगे। तो ये इस तरह के जो रवैये हैं इसको देखने की ज़रूरत है। सभी इस पर तो एग्री कर रहे हैं कि ये जो दौर है ये सबके लिए सख्त है। ऐसा नहीं है कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा, हर कमज़ोर के साथ मुश्किल है, क्योंकि ये एक ख़ास तरह का दौर है जिसमें एक पावर का जो आइडिया है वो एक्यूमुलेट होकर के कहीं जा रहा है और उसको रोकने में नाकामी एक हिंदुस्तानी समाज के नाते हमें उसको देखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। क्या वो जो बलात्कार की शिकार लड़कियां हैं वो किसी भी कम्युनिटी की हों, वो उसमें ब्राह्मण्स भी हैं, उसमें दलित्स भी हैं, आदिवासी भी हैं, सब हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्या उनको इंसाफ मिल रहा है? क्या आदिवासियों को इंसाफ मिल रहा है? क्या दलितों को इंसाफ मिल रहा है? क्या और किसी भी इस तरह की आइडेंटिटी? इंसाफ का जो सवाल है उसको अपने ऊपर लादें नहीं, उसको एक बड़े समाज से जोड़ करके पूरे सिस्टम को ठीक करने का जो कोशिश होती है, जो पहले भी होती थी, उससे जुड़ें, बजाय इसके कि अपने को अलग करें और उसके बाद ये कहें कि हम ही विक्टिम हैं और बाकी सबके मज़े हैं। तो ऐसा है ही नहीं। तो ये एक सवाल है, लेकिन यही दौर है
कि इतना प्रेशर है, दबाव है, इस दबाव में हम खुद को तराशेंगे, खुद को बेहतर करेंगे, या उस पस्ती में चले जाएंगे, नाउमीदी में चले जाएंगे जो हमारे यहाँ गुनाह कही गई है। ये वो देखने का वक्त है। हम तराशे जाएं, हम बेहतर हों, हम और निखरें। हिंदुस्तान में मुसलमान पिछड़ा हुआ है, ये एक बात है, लेकिन पिछड़ा किससे है? आपको पता है सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई 2 कम्युनिटीज़ हैं भारत में, हिंदू और मुसलमान। बाकी सारी कम्युनिटीज़ जो हैं इनसे आगे हैं। आप जैन्स को देख लीजिए, सिख्स को देख लीजिए, पारसीस को देख लीजिए, क्रिश्चियंस को देख लीजिए, ये सब हिंदू और मुसलमानों से आगे हैं। हिंदू बेचारे सिर्फ मुसलमानों से आगे हैं, इसमें वो खुश हैं। अरे भाई समझिए इस बात को, हमने जो अचीव करना था वो नहीं किया है, और ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। तो ये जो हमारे ऊपर जो विक्टिमहुड है और ये जो पस्ती है कि हम ही सबसे पिछड़े हुए हैं, भैया मेजॉरिटी कम्युनिटी भी सबसे पिछड़ी हुई है, वो भी किसी से आगे नहीं है सिवाय हमारे। तो हम लोग थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं शाना बशाना, वी विल कैच अप। तो ये दबाव का वक्त है, वी विल डू बेटर। हम इसमें चिसल्ड आउट हो करके तराशे जाएंगे और बेहतर होते जाएंगे, और हिंदुस्तानियत को जितना भी अपने अंदर दोबारा ला सकते हैं, या जो खो गया है उसको वापस पा सकते हैं, उसको लाइए। हमारे त्यौहार जो फसलों के त्यौहार हैं, लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, बिहू है, पोंगल है, हम इनसे तक दूर हैं। मतलब ये धार्मिक त्यौहार नहीं है, लेकिन हम उसको भी कम्युनिटी बेस कर देते हैं, जबकि वो इलाकों के त्यौहार हैं। तो हिंदुस्तानियत को री इन्वेंट करके अपने ज़िंदगी में वापस लाना है। एक विदेशी कल्चर को आइडियल टाइप्स नहीं समझना है, क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं सिर्फ उसको बस बुलेट पॉइंट्स कर रही थी। बहुत शुक्रिया।